Hello students, welcome to the others classes. So today we are going to be starting a new chapter. तो जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2. ठीक है, तो हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दो ध्रुवीयता का अंत. तो यहाँ पर जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो दो ध्रुवीयता का अंत स्टार्ट करेंगे चैप्टर. आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, उसमें लास्ट का एक टॉपिक बचा है, लेकिन वो भारत और गुट निरपेक्षता है तो वो भारत से रिलेट कर दिया गया है. तो ऑलमोस्ट उसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, पूरा ही हो गया है. गुट निरपेक्षता की अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उससे रिलेट करके वो आसानी से हो जाएगा. तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 2 दो ध्रुवीयता का अंत. क्योंकि ये सीबीएसई के न्यू सिलेबस के बिहाफ पर है, इसलिए मैं आपको यहाँ का सिलेबस लिखा दे रही हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं. इसलिए आपको ये टॉपिक्स लिख लेने हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके. आपके जो ओल्ड, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस चेंज कर दिया है. तो अगर आपको वो अभी सिलेबस ना पता हो, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो जाकर वो सिलेबस की वीडियो आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं. तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. सबसे पहले टॉपिक है सोवियत संघ. तो हमें सबसे पहले पढ़ना है सोवियत संघ, जिसमें हो जाता है कि सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ठीक है, सोवियत संघ के क्या परिणाम थे, सोवियत संघ के क्या उद्देश्य थे, सोवियत संघ में क्या क्या चीजें हो रही थी. तो ये सब सोवियत संघ के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा. तो जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं दो अलग अलग, एक हमने पढ़ा था यूएसए के बारे में और एक हमने पढ़ा था यूएसएसआर के बारे में. तो ये वही है जिसके बारे में हमें पढ़ना है. और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया भी कहा जाता है. तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में बताया था तीसरी दुनिया के बारे में. तो जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो कौन से देश कहला रहे थे, तीसरी दुनिया. और जो सोवियत संघ है वो क्या कहलाता है, दूसरी दुनिया. क्योंकि इस पूरे विश्व में पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका आती है और उसके बाद जो दूसरी अर्थव्यवस्था आ रही थी उस वक्त पे वो किसकी आ रही थी, सोवियत संघ रशिया की, जो कि टोटल 15 अलग अलग गणराज्य मतलब 15 अलग अलग देशों से मिलकर बना था. तो 15 अलग अलग देशों से मिलकर बना था, जो कि क्या था, सोवियत संघ. उसके बाद है यूनिपोलर वर्ल्ड. ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड. अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब फर्स्ट टॉपिक हमें समझ में आ गया. तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा. ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा कि मतलब सोवियत संघ तो खत्म, खलास. तो इसके बाद बचेगा कौन, सिर्फ एक. तो ये इसे क्या कहेंगे हम, एक ध्रुव. ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, एक ध्रुव. तो आपको ध्यान रखना है यूनिपोलर वर्ल्ड दैट मींस एक ध्रुव. तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, अमेरिका के बारे में, क्योंकि अब सिंगल एक बचा था. अब कोई भी दो अलग अलग राज्य या अलग अलग दो खेमे नहीं बचे थे, अब सिंगल एक रहेगा. इसके बाद है मध्य पूर्व संकट. मध्य पूर्व में बहुत से संकट देखने को इस चैप्टर में मिलेंगे, जैसे कि खाड़ी युद्ध. तो हम इसमें खाड़ी युद्ध के बारे में समझेंगे कि क्या था खाड़ी युद्ध, उसके क्या परिणाम निकले थे, वो इसमें देखा जाएगा. इसके बाद हमें जो टॉपिक देखना है न्यू सीबीएसई रूल्स के हिसाब से, वो है लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिकरण का विघटन. तो यहाँ पर क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव एंट्री करते हैं और मिखाइल गोर्बाचेव एंट्री करने के बाद वो क्या कोशिश करते हैं कि हम कैसे लोकतंत्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो काफी सारे कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कोशिश है वो नाकामयाब हो जाती है और वो पूरी नहीं हो पाती है. उसके बाद इसमें जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल. तो जो स्वतंत्र राज्य थे उन्होंने अपने अपने क्या बनाए थे, राष्ट्रमंडल. जैसे कि सुरक्षा परिषद में रशिया को जगह दी गई थी, अमेरिका को जगह दी गई थी, फ्रांस को, ब्रिटेन को ऐसे जगह दे दी गई थी, तो वो बनाए थे. और 21वीं सदी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 21वीं सदी के बारे में. तो ये आपका पूरा सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाना है. तो सबसे पहले सोवियत संघ आपको समझ में आ गया होगा. यूनिपोलर वर्ल्ड दैट मींस इसे क्या कहा जाएगा, एक ध्रुव है, क्योंकि पहले दो ध्रुव थे, पहले दो थे, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, लेकिन अब सिर्फ एक ही ध्रुव रह जाएगा. हमें कुछ संकट पढ़ने हैं और उसके बाद हम इसके बारे में. तो अब हम सबसे पहले जो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सोवियत संघ के बारे में. क्योंकि ऑलमोस्ट इस चैप्टर से जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ. तो ये हम क्वेश्चन भी आपको लास्ट में देंगे, आप उसे जरूर देख लें. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. अगर आपको पॉलिटिकल साइंस तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी लाइव आ सके. तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इन सबकी तैयारी कराई जाएगी. तो आप काफी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, वैसे डाउट होगा ही नहीं. तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ.
तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोवियत संघ। तो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक कौन सा आ जाता है? सोवियत संघ। इसे क्या कहा जाता है? यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इसे यूएसएसआर कहा जाता है, सोवियत संघ को। यहाँ पर हमें ये देखना है कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें थी, इतनी बड़ी महाशक्ति बन रहा था तो सोवियत संघ क्या था, क्यों इसके विघटन हुआ और कैसे सिर्फ एक ध्रुवीय देश बह गया। तो वो चीज हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है बर्लिन की दीवार से। ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट होता है? बर्लिन की दीवार से। और ये जो बर्लिन की दीवार है ये 1961 में बनाई गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में। ये बर्लिन की दीवार जो था ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था, और ये बर्लिन की दीवार जो थी वो जनता ने गिरा दी थी। ठीक है, किसने गिरा दी थी? जनता ने। और जनता के द्वारा जब ये गिराई गई थी तो वो डेट थी 9 नवंबर 1989। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए दो डेट्स लिखी है, इन दोनों डेट्स को कॉपी में लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बर्लिन की दीवार कब बनी, तो आप ये दे देंगे कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। कब बनी थी? 1961 में। और तोड़ी कब गई थी? तो आप देख सकते हैं डेट सामने, क्या बताइए मैंने? 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया था, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। ठीक है, तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर। तो अगर आपको ये भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दीवार थी। अब बर्लिन की दीवार कहा जा रहा है, ये बर्लिन की दीवार जो थी ये कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में। कहाँ बनी हुई थी? जर्मनी में। तो अगर आपने इसे नोट डाउन कर दिया हो तो मैं इसे हटा देती हूँ। बर्लिन की दीवार जो कि 1961 में बनी, कब बनी? 1961 में। ये जो बर्लिन है ये कहाँ है भाई? सबको पता होना चाहिए कि बर्लिन कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और काफी ज्यादा समझदार भी हैं। तो ये मान ले आप, ये पूरा का पूरा है जर्मनी। ठीक है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? जर्मनी। इसके बीचों बीच क्या खिंची हुई है? दीवार। इसे मैं बोल रही हूँ बर्लिन की दीवार। तो ये क्योंकि बर्लिन में खिंच गई थी इसलिए इसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है? जर्मनी है। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि ये दो अलग अलग भाग में बटा हुआ था, एक था वेस्ट और एक था ईस्ट। तो हम इस भाग को क्या ले लेते हैं? वेस्ट, और इसे क्या ले लेते हैं? ईस्ट। तो ये आपके दो भाग हो गए, एक वेस्ट और एक ईस्ट हो गया। तो ये जो दो अलग अलग भाग थे वेस्ट और ईस्ट, तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा पूर्वी और पश्चिमी, दो अलग अलग भाग हैं इसमें। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये पूर्वी और पश्चिमी जो भाग है आपको इसमें दिखाई दे रहा है, पूर्वी और पश्चिमी। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया, ये जर्मनी है। ये आपको मैंने बताया था दो गुट बताया था, एक कौन सा? यूएसए का, और दूसरा कौन सा? यूएसएसआर का। ये दो गुट थे। तो हमेशा जो पश्चिमी गुट होता था वो किसकी तरफ रहता था? यूएसए की तरफ। और जो पूर्वी गुट जो होता था वो किसकी तरफ रहता था? यूएसएसआर की तरफ। तो ये दो अलग अलग भागों में जर्मनी बट गया था, और वो दो अलग अलग भाग कौन से थे? पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी भाग किसकी साइड जाएगा भाई? पश्चिमी भाग, क्योंकि पश्चिम सारा का सारा किसकी साइड है? यूएसए की साइड। तो इसका मतलब है किसकी साइड चला जाए? यूएसए की साइड। और उसके बाद यूएसएसआर की साइड कौन सा चला जाता है? पूर्वी साइड। ये होता है जर्मनी में। अब जर्मनी क्या, ये पूरा का पूरा क्योंकि यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? पूरा यूरोप महाद्वीप में। तो हमेशा से ये कोशिश रही कि पश्चिमी सारे के सारे देश इधर की तरफ और जो पूर्वी देश थे उधर की तरफ। तो इसीलिए इसके बीच में क्या खींच दी गई है? दीवार खींच दी गई। और ये दीवार खींचकर जर्मनी दो अलग अलग भागों में बट गया, एक हो गया पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। और ये दीवार कब खींची गई थी? 1961 में। कब खींची गई थी? 1961 में, ध्यान रखना है। और कब गिरा दी गई थी? 1989 में। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। अगर एक नंबर का पूछ लिया जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये थी, और जो कि 150 किलोमीटर लंबी थी दीवार। ये है आपका बर्लिन की दीवार का हिस्सा। बर्लिन की दीवार खींची ही इसलिए गई थी क्योंकि भाई ये दो अलग अलग खेमे बटे हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग रख दिया जाए। लेकिन जनता ने मिलकर इसे तोड़ दिया, पूरी कोशिश लगा के। उनके अंदर ऐसा आक्रोश भर गया था, ऐसा गुस्सा भर गया था, जिसके चलते वो पूरी की पूरी पश्चिमी ये जो बर्लिन की दीवार थी उसे तोड़ देते हैं। और बर्लिन की दीवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बर्लिन में बनी हुई थी। जर्मनी की राजधानी भी क्या है? बर्लिन। तो ध्यान रखना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में, जिसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो एक तो आप एक चीज ध्यान रखें, बहुत ध्यान से सुन ले यहीं पे। अगर एक तो वीडियो स्किप मत किया करें, पूरी देखा करें। और दूसरी चीज, जब आप वीडियो स्किप नहीं करते तो आप मेरे वर्डिंग पे ध्यान रखा करें। जैसे कि मैंने भी क्या बोला? आक्रोश। ठीक है,
ध्वस्त कर दी गई। तो गिरा नहीं दी गई, क्या कर दी गई, ध्वस्त कर दी गई। लोगों में गुस्सा नहीं था, क्या था, आक्रोश था, क्या था, आक्रोश। तो उसके चलते बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। तो अब हम जानते हैं सोवियत संघ के बारे में, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग किससे हुई थी, चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी हमारे बर्लिन की दीवार से। लेकिन यहीं पर से हमें एक चीज समझ लेनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है सोवियत संघ के लिए, ठीक है। आई होप तो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आएगा भी, आगे क्यों नहीं आएगा। देखिए सोवियत संघ की स्टार्टिंग तो अगर मैं बोलूँ तो ये 1917 से साम्यवाद की स्टार्टिंग हो गई थी, जब रूस की क्रांति हुई थी। आपने पढ़ा होगा रूसी क्रांति, अगर सबने पढ़ा हो जार निकोलस के बारे में, तो ये थी रूसी क्रांति। इसी के टाइम पे साम्यवादी की स्थापना कर दी गई थी, क्योंकि हमेशा से यहाँ के राजाओं का मानना था साम्यवादी देश होना चाहिए, सब कुछ सरकार के अंडर में होना चाहिए। यहाँ पर जो सोवियत संघ था, ये सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्य देशों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको उससे पहले ही बताया कि जहां पर एकता होगी वहां अनेकता भी होगी। अगर ये लोग एक रहते तो शायद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, लेकिन सोवियत संघ के विघटन की बात सोवियत संघ के देशों ने ही कही। रूस ने मिलकर अलग देशों को दो तीन देशों को मिलकर कहा कि अब सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब सोवियत संघ को अपनाया या फिर बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बहुत से कारण थे भाई, वहां की जनता, प्रॉब्लम्स बहुत सी आ जाती है। तो जनता अगर साथ नहीं है तो समझ लो कोई काम नहीं हो सकता। तो अगर आप पार्टी बनाए इन फ्यूचर, अगर आपने सोचा हो कि मुझे चुनाव लड़ने हैं, तो सबसे पहले तो साथ करो जनता को। अगर आपकी जनता साथ होगी तो चुनाव लड़के आप लोग जीत सकते हैं, अदरवाइज आप लोग चुनाव नहीं जीत सकते। तभी मैं कहती हूँ आर्ट साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आर्ट साइड से आप लोग तुरंत ही एमएलए इन सब के बारे में सब कुछ जान जाते हैं, तो इसका मतलब आप खड़े होकर जीत भी सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम चलते हैं सोवियत संघ की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी और जिसके चलते साम्यवाद की स्टार्टिंग हुई थी। तो अगर किसी बच्चे को ना पता हो कि क्या होता है पूंजीवादी और क्या होता है साम्यवादी, अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत गलत बात है। आप क्या पढ़ रहे थे अब तक, जरा ये बताइए, है कि नहीं गलत बात। पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये सारी चीजें। अब सबसे पहले पूंजीवादी। पूंजीवादी क्या है भाई, पूंजीवादी का मतलब ये होता है कि जहां पर सब कुछ निजी स्वामित्व के हाथों में होता है, मतलब किसी एक कंपनी के हाथ में, जहां लोगों का शोषण होगा, एक दिन का मुनाफा देखा जाएगा, सरकार के अंडर में कुछ चीजें आएंगी जो कि जरूरी होंगी, अदरवाइज सब कुछ किसी अंडर में आएगा, निजी के हाथों में। उनका मानना होगा कमाओ खाओ मजे करो, हमें कोई मतलब नहीं है, सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ये चीज होती है। साम्यवादी में कृषि को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई कृषि प्रधान देश बने हुए हैं, मजे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जबकि समाजवादी में सब कुछ किसके अंडर में आता है, सरकार के अंडर में आता है, सरकार सब कुछ संभालती है और सरकार ये कहती है कि किसी के पास भी अपनी निजी संपत्ति नहीं होगी। तुम्हारे पास अगर एक अपना घर है और तुम सिर्फ एक ही फ्लोर में रह रहे हो, तो भैया तुम्हारा एक ही फ्लोर है, उसमें आगे कोई अदर लोग रहेंगे ऊपर के फ्लोरों में, ये कहती है समाजवाद। क्या आप लोग रह पाओगे? अगर आपके पास 2 गाड़ियां आपने मेहनत करके कमा ली, तो भाई एक ही गाड़ी की जरूरत है, एक ही रखो, दूसरी सरकार उठाकर किसी और को दे देगी। क्या संभाल सकते हो? नहीं संभाल सकते। तो सब कुछ किसके हाथों में आएगा, सरकार के हाथों में। तो ये हम नहीं चला सकते थे, इसलिए हमने दोनों अपनाई, पूंजीवादी और समाजवादी, और दोनों अपनाने में ही फायदा है। ये याद रखें कि दोनों ही अपनाने में फायदा है, किसी एक को अपनाने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब सोवियत संघ इतना जरूरी क्यों था भाई, क्या था ऐसा सोवियत संघ में जो इतना जरूरी था? तो मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ में बहुत कुछ था। सोवियत संघ में इतनी सारी चीजें थी, जैसे कि संचार प्रणाली, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। यहाँ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, आपको ध्यान रखना है, यहाँ की संचार प्रणाली क्या थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ के ऊर्जा संसाधन भी क्या थे, बहुत अच्छे थे, और यहाँ तक कि यहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी भी थी। तो मतलब उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ से छोटे से लेके बड़ा उत्पादन होता था, छोटे से लेके बड़ा उत्पादन। जैसे कि आपकी बुक में फॉर एग्जाम्पल कहा गया है पिन से लेके कार तक, पिन से लेके कार तक कहाँ पे उत्पादन किया जाता था, सोवियत संघ में। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखना, एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको सुनते ही याद हो जाए। सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्यों से मिलकर बना,
तो भाई भारी हो गया, और अपने आप को क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई, ऊंची हो गई। अर्थव्यवस्था अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हुआ कि उन्होंने 15 राज्य मिलकर बनाए, और उसके बाद वहां पर ये सारी चीजें अच्छाइयां थी कि संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छे थे, उन्नत प्रौद्योगिकी थी, पिन से लेकर कार तक वहां पर सारी चीजें बनाई जाती थी। तो काफी ज्यादा सारी अच्छी चीजें चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पर उत्पादन इतना अच्छा है, इसका मतलब रोजगार भी सबके पास होगा, और जब रोजगार होगा तो जनता खुश है ना भाई। रोजगार है, तुम्हारे पास रोजगार है तो तुम भी खुश, तो रोजगार होगा तो जनता खुश, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो ये सोवियत संघ में यहाँ पर था कि सोवियत संघ की प्रणाली काफी ज्यादा अच्छी थी, और वहां पर ये सारी चीजें विशेषताएं वहां पर थी, जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट ध्यान से लिख ले, बहुत जरूरी है, पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को लिखें। लिख लिया? इसके बाद क्या था कि यहाँ पर ये सारी चीजें अच्छी है, तो उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उत्पादन जहाँ ज्यादा होता है वहाँ का परिवहन, मतलब कि आवागमन भी कैसा होगा, अच्छे होंगे। वहाँ का परिवहन, वहाँ के रोड, वहाँ पे जितने भी सुविधाएं थी, यातायात था, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो एक थी, वो भी सरकार काफी अच्छे से चला रही थी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ किसके अंडर में आ रहा था, सरकार के। तो ये था हमारा सोवियत संघ क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, 15 गणराज्यों से मिलकर एक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चलाया गया, जो कि सोवियत संघ था, जहाँ पर सभी को उत्पादन मिल रहा था, रोजगार अच्छे से दिया गया था, जहाँ पर संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छे थे, उन्नत प्रौद्योगिकी थी, कार से फिर से लेके कार तक का उत्पादन किया जा रहा था, सबको रोजगार मिल रहा था, और वहाँ का परिवहन भी बहुत अच्छा था, और सब कुछ सरकार के अंडर में आना था। ये इसे हम क्या कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ क्या है, तो ये है सोवियत संघ। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं कि आखिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, जो कि मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगी। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय लैंग्वेज आपको पता भी चल जाएगा, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे उन चीजों को समझा भी दूंगी। तो आप पहले तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि सोवियत संघ क्या है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो विघटन समझने से पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो आपको ये जानना है मिखाइल गोर्बाचेव, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम हम लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। ठीक है, तो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के कौन बन गए हैं, महासचिव बन गए हैं मिखाइल गोर्बाचेव। अब इन्होंने बहुत सुधार लाने की कोशिश की, इन्होंने कोशिश की कि कैसे मैं सोवियत संघ में सुधार ला सकता हूँ, सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चे नोट्स जरूर बनाया करें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले नोट्स जरूर बनाया करें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़े से शब्दों में एक चैप्टर को पूरा कर सकते हैं, और एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो भी लाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्ट्स के बच्चों को नोट्स मेकिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग उस वे से पढ़ाई करें जिस वे से टॉपर्स करते हैं, ना कि उस वे से कि आप स्मार्ट स्टडी ना कर पाए, बार बार अब एग्जाम आए सारे चैप्टर फिर से रीड करना है। नो, आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली नोट्स बनाकर रख लोगे, एक कॉपी बनाओ जिसमें नोट्स बनाओ परमानेंटली, शॉर्ट में सारी चीजें लिखो और तुरंत ही याद हो जाए। समझ आ रहा है? शॉर्ट में सारी चीजें लिखते हैं, तुरंत ही याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी चीज पे फिर ये चैप्टर पढ़ना है, फिर ये चीज करनी है, बिल्कुल नहीं। चाहे इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी हो, क्योंकि वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मुझे पता है कौन से वैसे पढ़ानी है, कौन से वैसे आपके पूरे के पूरे उसमें नंबर आ सकते हैं 40 to 40। ऐसे ही मुझे इसमें पता है कि कैसे आपके पॉलिटिकल में मार्क्स आ सकते हैं। आंसर राइटिंग कराना भाई हमारी जिम्मेदारी है। आंसर राइटिंग, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो उसके बाद तो आपके पास एक ही चीज बनती है, आंसर राइटिंग, इसके बाद कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखो आपके पास नोट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब आपके पास पूरी नॉलेज है, ठीक है, पूरी की पूरी नॉलेज है। इस नोट्स के साथ हमने आपको आंसर राइटिंग सिखा दी, तो आपके पास वर्ड्स हैं और आपको आंसर राइटिंग आती है, तो इसका मतलब आप आराम से अचीव कर लेंगे मार्क्स। बहुत ईजी है। तो इसलिए वे टू वे स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। आपको क्या बनना है भाई, रेस का घोड़ा बनना है, दौड़ते जाना है और जाकर लास्ट में रुकना है, जहां पर आप लोग सक्सेस पा सके। इससे बीच में नहीं रुकना है आपको कि आप थक गए, आपने मेहनत करते रहे और थक गए और कुछ नहीं कर पाए, वो चीज नहीं करनी है। स्मार्ट वे चुनो, स्मार्ट वे चुन के स्मार्ट स्टडी करो, और उसके बाद जाके 100 मार्क्स आएंगे। हर चीज को करने के लिए वे होना चाहिए।
आप परमानेंटली मुझसे जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको वे दूंगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप देखते होंगे कि यहाँ पे मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वो क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए देती हूँ कि आंसर राइटिंग हो सके, आप उसको पढ़ो। मैं आपको उसमें पूरा रिपीट कर रही होती हूँ, सुना रही होती हूँ, समझा रही होती हूँ, दैट्स इट। आप उसे पूरा सुन लो, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद अपने आप आंसर लिखो ना। जब अपने आप आंसर लिखोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज लिखी थी, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ जाएगा, गए और आंसर लिख दी। और क्या चाहिए, समझा मैं आपको पूरा रही हूँ, डेफिनेटली जितना मैं आपको समझा रही हूँ ना उससे बेस्ट वे नहीं है। मेन चीज इसमें होना चाहिए चीजें, अगर आपके इसमें चीजें नहीं है दैट्स मींस आप कितना भी उसे पढ़ लो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपके इसमें चीजें समझ में आ चुकी है तो आप उसे एक बार पढ़ोगे आपके सब कुछ समझ आएगा। तो इसलिए आसानी से और अच्छे से पढ़ो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया मिखाइल गोर्बाचेव, ये लिख दिया सुधार, उसके बाद ये लिख दिया कामयाब, कामयाब के आगे कट क्योंकि कामयाब नहीं हुए। अब इसमें इतना पता चल गया मिखाइल गोर्बाचेव आए और कब आए, 1985 में। किसके सचिव थे भाई, किसके सचिव थे, एक ही था, सोवियत संघ के सचिव थे। सोवियत संघ के सचिव बने, सुधार करे, लेकिन सुधारों में कामयाबी नहीं मिली, इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव का कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। मैं साइड इसलिए हो जाती हूँ जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो आप लोग लिख सके, और डेफिनेटली आप लोग लिखा करें, इसे बहुत जरूरी है। लिखिए जल्दी, लिख लिया। तो क्योंकि यूएसएसआर भाई पिछड़ रहा था, ठीक है, यूएसएसआर क्या हो रहा था, पिछड़ रहा था, पश्चिमी देशों से हमारी बन नहीं रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकतांत्रिक प्रयास ये देंगे और यूएसएसआर क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। तो ये जो पिछड़ रहा है, तो जो पिछड़ता है उसे क्या कोशिश की जाती है, आगे लाने की ना। तो ये पिछड़ रहा था तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे आगे आ सकता है, कैसे आगे आ सकता है, वो चीजें कोशिश कर रहे थे। तो यूएसएसआर को आगे लाने की कोशिश की और लोकतंत्र बनाने की कोशिश की देश में, और कोशिश की कि आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को, ठीक है, कौन से परिणामों को, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों में कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, ये भी मिखाइल गोर्बाचेव ने ही कोशिश की थी। इसके साथ साथ एक और कोशिश की थी, पश्चिमी देशों से संबंधों में सुधार, पश्चिमी देशों से संबंधों में सुधार। तो आप यहाँ पर देखें, पश्चिमी देशों से संबंधों में सुधार की कोशिश भी कौन करते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में एंट्री होती है, और किसकी एंट्री होती है जल्दी बताइए, मिखाइल गोर्बाचेव की। कौन सी डेट में, 1985 में। डेट लिखो, उसके सामने लिख लो मिखाइल गोर्बाचेव, कॉपी लेकर बैठा करो जब भी क्लास के लिए बैठो, जब भी फोन ऑन करो वीडियो देखो तो कॉपी जरूर लेकर बैठ जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ, बहुत जरूरी है भाई। तुम टाइम दे रहे हो, वीडियो देख रहे हो, एक तो वीडियो ऑलमोस्ट बच्चे ही करते हैं, पूरी देखते ही नहीं है, पूरी देखोगे नहीं तो हम करा कैसे पाएंगे। मैंने अगर वादा किया है तो मैं पूरा करूंगी, ये चीज मेरी है हेडेक है कि मैं कैसे पूरा करती हूँ। जबकि आप ये समझे कि मैं अपनी स्टडी साथ में रखती हूँ, मैं अगर आपको बुक दिखाऊं तो मैं खुद की अपनी स्टडी कर रही हूँ जिसमें मुझे बहुत ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस ध्यान के साथ साथ टाइम निकाल के आपको टाइम दे सकती हूँ, मुझे पता है, तो मैं दे रही हूँ। बट कुछ ही चीजें हमें अप्रिशिएट करती हैं, एक तो आपके लाइक्स, कमेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर सके, मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जानेंगे कि हाँ भाई मैम पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही है, तो हम ही तो अप्रिशिएट होंगे कि हमें और ज्यादा अच्छा करना चाहिए। तो बस आपको इतना ही काम करना है, पढ़ने के साथ साथ और कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपको किताबें दिखाऊं तो चलो मैं आपको अपनी किताबें दिखाती हूँ। आज ये देखिए, देखिए ये बुक है, अब इसे भी मुझे पूरी पढ़नी है। सामान्य अध्ययन जीएस, आप भी भाई गवर्नमेंट जॉब करोगे, मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और मुझसे जुड़े रहे तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब की सलाह दूंगी। अदरवाइज इधर उधर भटकना है तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो नहीं चाहती भाई कोई भी बच्चा भटके, मेरे हिसाब से बच्चा पढ़े, पढ़ो लिखो कुछ बनो, उसके बाद मजे करो। समझ में आ रही है, पढ़ो लिखो कुछ बनो, फिर कितने भी मजे करो, दुनिया को दिखा दो, देखो हम बने हैं भाई, हम हैं। जब तुम दुनिया के सामने अपने आप को बना के ही नहीं दिखा पाओगे तो किस बात के मजे। समझ में आया कुछ, ये देखो कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपको कॉपी लेना है, और बस इतना, इतने में आपको पूरा याद रहेगा। देखो 1985 मिखाइल गोर्बाचेव क्या बने, सचिव बने, ठीक है। उन्होंने आखिर क्या करा, क्योंकि यूएसएसआर पिछड़ रहा था तो उसे आगे लाने की कोशिश की, और आगे
कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी करप्ट होने लग गई थी भाई। वो पहले जनता के बारे में नहीं सोच रही थी, जनता को छोड़ के अपने बारे में सोच रही थी कि मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊं। ये उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। तो यही चीज का सुधार करने कौन आए? मिखाइल गोर्बाचेव। आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक का मतलब पैसा, राजनीतिक सुधार मतलब कि जो वो पूरे के पूरे मिलकर कर रहे थे कि सब कुछ हमारे हाथों में हम ही लपेट लें, वो नहीं होगा अब, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा? पश्चिमी देशों के संबंधों में सुधार करने की कोशिश करी। दैट्स इट। आपको इतने से वर्ड लिखने हैं, आपका मिखाइल गोर्बाचेव का टॉपिक पूरा, बस बात खत्म। आई समझ में? इसी तरह से मैं आपको सोवियत संघ समझा देती हूँ कि सोवियत संघ में आपको कितना लिखना है और कितना आपको तुरंत ही समझ लेना है, वो चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स मेकिंग का थोड़ा थोड़ा सा तरीका सिखा रही हूँ, बाकी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, ये है आपके माइंड डेवलपिंग नोट। तो इस तरह से आपको माइंड डेवलपिंग नोट्स बनाने होते हैं, जहां पर हम बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन, जो कि हुआ था दिसंबर 1991, और इसकी घोषणा की थी रूस, यूक्रेन एंड बेलारूस ने मिलकर कहा कि भाई सोवियत संघ खत्म, ठीक है। तो दिसंबर 1991 ये है आपकी डेट, ये आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी ये लिखो इसके साथ छोटा सा इसका प्यारा सा क्यूट सा बेबी लिख लेना, दिसंबर 1991, ये कहते हुए कि इसके 3 और जने आ गए थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, जिन्होंने कहा कि सोवियत संघ तो खत्म। अब सोवियत संघ खत्म तो क्यों खत्म? रीजन तो दो ना भाई हमें। तुमने कहा कि ये चीज खत्म, तो क्यों हो गई खत्म? भाई बताओ कैसे खत्म हो गई? तो आप बताएंगे हम कि कैसे खत्म हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट बताओ कौन सा लें हम? सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं ये वाला। तो ये चलता है हमारा नंबर 1 पॉइंट। हमेशा पॉइंट डालकर काम करा करें आप लोग भी। तो मैंने यहाँ कहा सोवियत संघ का विघटन, सबसे पहला पॉइंट, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना। अब आपकी आकांक्षाएं आपकी सरकार पूरी ना करे तो अगले 5 साल बाद भैया जय श्री राम, यही तो हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे कि आज हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, जो हम चाहते थे वो सरकार ने नहीं कहा, मतलब कि गलियों में झाड़ू नहीं लगी। हम लोग की सरकार तो हम ऐसे तरह से चुनते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप मीडिया को देखें, जब मतलब चुनाव चल रहे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कौन सी पार्टी भाई जीतेगी, तो वो लोग अपने अपने एक्सक्यूजेस देते हैं, भाई हमारे यहाँ तो सफाई नहीं रही इसलिए हम इस सरकार को नहीं लाएंगे, सफाई नहीं करवाई। अब बताओ सरकार आके झाड़ू लगाएगी क्या? तो लोगों की आकांक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, और अगर आप वो पूरा नहीं करवा सकते तो इसका मतलब आप उस पार्टी में नहीं आ सकते। तो आप पार्टी में किसके द्वारा चुने गए हैं? जनता के द्वारा। और जनता, अगर आप लोकतंत्र लाना चाहते हैं तो जनता अपनी चलाएगी, और जनता तख्ता पलट भी कर सकती है अगर आप उसका काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, उन्हें अच्छे खासे रोजगार मिल रहे थे, जो छिन रहे थे उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसके चलते सोवियत संघ का विघटन हुआ। सेकेंड हम लोग चलते हैं संसाधनों का गलत प्रयोग। संसाधनों का क्या हुआ? गलत प्रयोग। तुम गाए जा रहे हो हम तो साम्यवादी हैं, हम तो समाजवादी हैं। भाई जब तुम साम्यवादी हो, समाजवादी हो, तो क्या जरूरत है हथियारों की? क्या जरूरत है शस्त्र की? क्या जरूरत है परमाणु हथियार बनाने की? भाई संसाधन तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम संसाधन का यूज किस लिए कर लो? परमाणु हथियार बनाने में। किस लिए यूज हो रहा है? परमाणु हथियार बनाने में। तुम परमाणु हथियार बनाए जा रहे हो, जनता को भले ही बेचारे खाना ना मिले, रोजगार ना मिले, लेकिन तुम्हारे परमाणु हथियार बन जाए, तो ऐसा क्या फायदा? क्या फायदा? तुम मर रहे हो तो तुम क्या चाहोगे कि मैं नंबर 1 पर जाऊं? तुम तो सोचोगे भाई जिंदा ही यही रह लेंगे हम लोग। तो उन्होंने यही कहा कि संसाधनों का तुम गलत प्रयोग कर रहे हो, संसाधनों का प्रयोग जनता के लिए करो, ना कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। ये था सेकंड। उसके बाद पश्चिमी देशों के गलत प्रचार। बहुत झूठे काम करे इन लोगों ने। देखो, छुपा जो चीज सामने चल रही है तो साथ देंगे सब कुछ, लेकिन अगर तुम झूठ बोलो और बाद में हमें सच पता चले, वो चीज अच्छी नहीं होती। तो वही चीज किसने करी? सोवियत संघ ने। झूठ बोला और ये कहा कि पश्चिमी देशों का विकास नहीं हो रहा है। विकास किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, ठीक है। क्या कहा कि पश्चिमी देश का कोई विकास ही नहीं हो रहा, और बाद में बेचारे इनको लोगों को पता चला कि पश्चिमी देश तो हमसे बहुत डेवलप हो गया, हम तो पीछे रह गए। इन्हें पता चला इन्होंने तो हमें पागल बनाया है, बैठे बैठे हमसे झूठ बोल रहे हैं कि उन लोगों का विकास नहीं हो रहा, हमारा कहाँ हो रहा है विकास, उनका विकास हो रहा है। तो वैसे ही सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन। करेक्ट साइड। उसके बाद गोर्बाचेव के प्रयत्न, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कहा गोर्बाचेव ने प्रयत्न किए, कौन कौन से किए वो बताए मैंने, लेकिन उनका धीमा सुधार था। सुधार वो कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे? बहुत धीमा सुधार कर रहे थे, बहुत तेजी से सुधार नहीं हो रहा था। जो जनता थी उसमें इतनी सारी भी पेशेंस नहीं होते कि हम पेशेंस रख के बैठे। तुम धीरे 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 सुधार कर रहे हो, कभी
उन्होंने कोशिश की पर पूरी नहीं हुई। इसके बाद राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। एक बात मैं बता दूं, राष्ट्रवाद दैट्स मींस फीलिंग्स। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? झंडा यहाँ पर गिरा हुआ है, आपको बहुत दुख हो गया, आपने जाके उतार दिया, आपके अंदर क्या है? राष्ट्रवाद फीलिंग। आप अपने देश के लिए मर मिट सकते हो, आपके अंदर क्या है? राष्ट्रवादी फीलिंग। आप अपने देश को आजाद कराना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि जो 70 सालों से ये लोग हम पे शासन कर रहे थे, जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा था, यहाँ पे चोरी कर रहे थे, अपना फायदा कर रहे थे और हमारे बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रहे थे, तो हम इन्हें रखना नहीं चाहते। तो राष्ट्रवादी फीलिंग जाग उठी, ठीक है, राष्ट्रवादी फीलिंग जाग उठी और राष्ट्रवादी फीलिंग जागी, तो इसका मतलब भैया अब कुछ नहीं, अब तो हमारा देश है, हम आजाद होकर रहेंगे। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के विशेष अधिकार। बेचारे जनता भूखी है और ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार बांट रहे हैं, तो वो नहीं चल सकता है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो जिस सरकार से इन्हें फायदा नहीं, उस सरकार हमें नहीं चाहिए, ये होता है कहना। तो यहाँ पर आपका सोवियत संघ का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद जो हम, क्योंकि एक वीडियो में पढ़ो कम लेकिन पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ये मेरा मानना है। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको पूरी 100% अपना दूंगी। और अगर आप लोगों में से मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स ला सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो एटलीस्ट जब आपके एग्जाम हो तो नंबर 1 पे आप ही हो। तो हमें बनना है नंबर 1। पढ़ाई के साथ खाली बैठ के कुछ नहीं मिलता है भाई, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो इस टाइम मेहनत करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही है हमारा मोटो। तो आगे से ध्यान रख लेना, ऊपर लिख लेना, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, हमें नहीं सोचना क्या हो रहा है लाइफ में। तो अब आपको नोट्स बनाने हैं, आज से भूलना नहीं है, नोट जरूर बनाने हैं। तो थैंक यू सो मच इतना ध्यान से, इतने पेशेंस से पढ़ने के लिए। आप मेरे लिए पढ़े, उतना ही आप लोगों के लिए काफी है, मैं खुश हूँ उतने में। तो आप पढ़ें, बस लाइक और कमेंट कर दिया करें भाई, हम भी थोड़ा अप्रिशिएट होंगे। अपने दोस्तों में भी सेंड करो, वो भी पढ़े, थोड़ा मुझे भी लगे इतने ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो और ज्यादा पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पढ़ो, मेरी बात को सुनो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन लिखो और आंसर उसके बाद लिखो अपनी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज बहुत अच्छी देना सीखो, आंसर राइटिंग तो इसी से हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। तो ये है वो सीबीएसई का क्वेश्चन जिसे सीबीएसई आंख बंद करके हर बार देने की सोच लेती है। तो क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, क्योंकि वहां की सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं की थी, इसलिए वहां का विघटन हुआ। डेट क्या थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। अर्थव्यवस्था के गतिरुद्ध होने, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी के कारण राजव्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा, क्योंकि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम नहीं हो रहा था। अब भाई उपभोक्ताएं वस्तुएं कम हो रही थी, उत्पादन कम हो रहा था, अर्थव्यवस्था की गति रुक गई थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो शक की नजर से देख रहे थे कि भाई गलत तो यही है। नेक्स्ट टॉपिक, संसाधनों का गलत प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार, सैन्य सामग्री, अपने पिछलंगू देशों के विकास पर खर्च किए ताकि उन पर नियंत्रण बना रहे। इससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। तो अब भाई फायदा तुम अपनी जनता को देखोगे तभी तो जनता साथ देगी। जब तुम पिछलंगू या छोटे छोटे देशों का साथ दोगे तो वो उन्हीं से साथ ले लो, वहीं पे सरकार बना लो, इसलिए उन लोगों ने साथ देने से मना कर दिया। नेक्स्ट है, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। काफी समय तक यह प्रचार किया गया कि सोवियत राजव्यवस्था पश्चिमी देशों की व्यवस्था से अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई पश्चिमी देश तो पिछड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन वो जानकारी गलत थी, जिससे उनके सपने, उनका भ्रम टूट गया, उनका विश्वास टूट गया और उन्होंने कहा कि अब तो हम इन लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का प्रशासनिक व राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध होना। सोवियत संघ ने 70 वर्ष तक एक दल का शासन रहा जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। वो जनता के प्रति उत्तरदायी था ही नहीं, जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था। गतिरुद्ध प्रशासन, अधिक भ्रष्टाचार, गलतियों को सुधारने की अक्षमता, गलतियां करके उसे सुधार ना पाना, शासन में खुलेपन की अनिच्छा। अब भाई शासन कर रहे हो तो खुलापन रखो, दिखाओ कि ये काम कर रहे हो, जनता जाने।
केंद्रीकृत सत्ता के परिणाम स्वरूप प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा असफल रहा था। तो उनका जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा उन्होंने बनाया वो असफल रहा, कोई उससे काम नहीं हो सका। आम जनता के असंतोष में वृद्धि हो रही थी। इसके विपरीत पार्टी के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार दिए गए, जिसके चलते जनता ने इस पर अपना मतलब ठप्पा लगा दिया कि भाई अब ये सरकार हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है गोर्बाचेव के प्रयत्न। तो गोर्बाचेव ने सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु साम्यवादी दल के सदस्य अपनी सत्ता और विशेषाधिकार के कम होने के कारण प्रसन्न नहीं थे। उनकी सत्ता कम थी। जनसाधारण भी सुधारों की धीमी गति से धीरज खो बैठा। अब भाई पेशेंस तो होते ही नहीं है, गति बहुत धीमी थी। कोशिश पूरी करी थी गोर्बाचेव ने, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो सका। जनसाधारण या दल के सदस्यों से समर्थन नहीं मिला, इसके कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। नेक्स्ट है पॉइंट, राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भाई भावना जाग चुकी है, उनकी फीलिंग्स आ गई थी अब तो सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं का उभरा था। तो उनके अंदर क्या हो गया था, उभार आ गया था, उबाल जग गया था उनके अंदर। राष्ट्रता की भावना सोवियत संघ के इसके आकार, विविधता और आंतरिक समस्याओं के कारण हमेशा विद्यमान रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत सी आंतरिक समस्याएं रहती थी। उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। इस प्रकार की भावनाएं रूस, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया में विद्यमान थी। संभवतः गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादी के असंतोष में वृद्धि की। यह भी विचार है कि उपरोक्त गणराज्यों में यह विचार पैदा हुआ कि पिछड़े क्षेत्रों, मध्य एशियाई गणराज्यों को संघ में शामिल रखने की कीमत वे चुका रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले विघटन की घोषणा की, क्योंकि वो छोटे छोटे कमजोर देशों को अपने में इंक्लूड कर रहे थे। अब उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, भाई तुम्हारे घर में जितने सदस्य होंगे तुम्हारी परेशानियां उतनी ही बढ़ेंगी। तो सेम उनकी हालत थी, इसलिए उन्होंने विघटन का फैसला ले लिया और आकर 1991 में ये घोषणा कर दी कि भाई अब तो विघटन होगा, हम नहीं संभाल सकते सबको, इसलिए वहां पर विघटन कर दिया गया। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लिखें और आंसर अपने आप करें, आपके लिए भी बेस्ट होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि रिजल्ट तो भाई मेरा ही आएगा जब आएगा। तो हम तैयार हैं रिजल्ट के लिए, अभी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बाद में रिजल्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी।